हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द PYQ कोड। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक इम्पॉर्टेंट थीम्स की वीडियोस लाना शुरू किया है, जिसमें हम PRIs को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि आपको सर ने वीडियो लेकर आया था। आज मैं आपसे फंडामेंटल राइट्स की बात करूंगी, और फंडामेंटल राइट्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ पॉलिटी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले किसने बात करी फंडामेंटल राइट्स की? तो अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था। इस बिल को स्वराज बिल भी कहा जाता है। ठीक है जी, स्वराज बिल ने पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, और इसने ना ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की बात 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल या स्वराज बिल ने करी थी। ये बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट लेकर आए थे। ठीक है जी, उसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और ये जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। उसके बाद कराची सेशन, जो कि 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट के बाद, इन्होंने, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रिसाइड किया था, इस सेशन में हमने फंडामेंटल राइट्स पे रेजोल्यूशन पास किया, और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर भी रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये रहा हमारा मोटा मोटा कि हिस्टोरिकली इवोल्यूशन कैसे हुआ फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है जी, अगर हम अभी फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। आर्टिकल 12 to 35 दे रखे हैं। इसको माग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स को हमने लिया कहाँ से है, कहाँ से बोरो किया है। तो हमने US से बोरो किया है, US बिल ऑफ राइट्स से बोरो किया गया है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है UPPCS या BPSC कि हम फंडामेंटल राइट्स को किससे कंपेयर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि US बिल ऑफ राइट्स से हम कंपेयर किया जाता है। ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी इंक्लूडेड था, लेकिन अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में रिमूव कर दिया गया था, और इसको एक लीगल स्टेटस का लीगल राइट का दर्जा दिया गया, जो कि अब आर्टिकल 300A में है। कई बार पूछा जाता है, शायद ये BPSC का भी PYQ है, कि अभी राइट टू प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है और ये कौन सी अमेंडमेंट ने रिमूव किया था। तो ये रही बात हमारी राइट टू प्रॉपर्टी की। उसके बाद चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का नेचर क्या होता है। अच्छा, कई बार से क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? पहली बात, फंडामेंटल राइट्स आर रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, ये फंडामेंटल है इन अवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा बिना फंडामेंटल राइट्स के नहीं हो सकता है। तीसरी बात, पार्लियामेंट इनको वायलेट नहीं कर सकती है, कांट एबॉलिश देम। आगे हम पढ़ेंगे कि अमेंड कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से एबॉलिश नहीं कर सकती है। दूसरी बात, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें फंडामेंटल राइट्स के, तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल इन नेचर। ठीक है, ये हमें पता है कि जैसे कि मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हैं कि हमारे राइट्स का खंडन करा जा रहा है, आप हमें ये दिए जाए हमें फंडामेंटल राइट्स। राइट, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के पास आप जा सकते हैं। बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एब्सोल्यूट तो नहीं है।
चौथी चीज़, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन। ठीक है, कि स्टेट कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं कर सकता है। ये हम कवर कर चुके हैं कि क्यों फंडामेंटल कहा जाता है। अब जस्टिशिएबिलिटी में हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 के तहत कि वो फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कर सके। ठीक, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। कब कर सकते हैं? जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत इमरजेंसी लागू हो, तब फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 358 कहता है कि अगर इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है जी। और आर्टिकल 359 बोलता है कि बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रेसिडेंट उसका इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, यानी कि आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं कि हमारे ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं है। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट प्रेसिडेंट उसका एबॉलिश कर देता है। यहाँ पर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट इटसेल्फ इज एबॉलिश्ड, लेकिन आर्टिकल 359 के तहत जो बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं उसका एनफोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है उसने बोला था कि किसी भी केस में आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी एबॉलिश्ड, दे कांट बी एबॉलिश्ड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, हमने देखा था आर्टिकल्स ना कि आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स हैं, जहाँ पे आर्टिकल 12 ना स्टेट की डेफिनेशन देता है कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो स्टेट की क्या क्या कि कौन कौन स्टेट में आएगा। ठीक है, और दूसरा आर्टिकल 13 बात करता है कि आर्टिकल 13 का सिंपली ये कहना है कि अगर कोई भी लॉ है, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, अगर वो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से तो वो वॉइड है। ठीक है, जितना वो मतलब लॉ का जितना भी पार्ट फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट के अनुसार नहीं है तो वो पार्ट उस लॉ का वॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पर यानी कि आर्टिकल 39 का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि ये पैरामाउंटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को एंश्योर करता है। ठीक है, यहाँ से ना मैं आपको 3 एक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के लॉ वो बता देती हूँ, जजमेंट्स बता देती हूँ आर्टिकल 13 से रिलेटेड ही, जिसके आपको क्रोनोलॉजी भी याद करनी है। ठीक है, जब यह आर्टिकल 13 की बात हुई तो सबसे पहले एक केस आया था, शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में, जिसने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। उसके बाद एक केस आया था सज्जन सिंह केस। ठीक है, ये आया था 1965 में और इन्होंने भी सेम बात बोली। ठीक है, उसके बाद एक गोलकनाथ केस आया था। गोलकनाथ केस ने बोला नहीं जी, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, दे आर नॉट अमेंडेबल। ठीक है, फिर इसको ओवररूल किया था केशवानंद भारती केस ने, और जिन्होंने बोला, इसकी ईयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1973, इन्होंने बोला कि हाँ जी फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। और इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस आया था जो कि 1980 में आया था और इन्होंने भी बोला कि यस फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि फंडामेंटल राइट्स आर दे आर नॉट एब्सोल्यूट, है ना, क्योंकि आप इनको अमेंड कर सकते हैं हम फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो ये वाले जो केसेस हैं इसको आप
इसको आपकी क्रोनोलॉजी भी याद होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा केस पहले आया फिर कौन सा केस बाद में आया, पूछ लेता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे चलो छोटा सा दे रखा है तो कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस में क्या अंतर है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना वो जस्टिशिएबल होते हैं, और जो डीपीएसपीस हैं दे आर नॉन जस्टिशिएबल। जो फंडामेंटल राइट्स हैं लीगल राइट्स हैं, लेकिन डीपीएसपीस क्या है, ये मोरल राइट्स है, ठीक है। एक यहाँ पे डॉक्ट्रिन आती है रूल ऑफ लॉ की, जो हम देखेंगे आर्टिकल 14 में इनहेरेंट है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है ना कि नो वन अबव लॉ, लॉ से बड़ा कुछ नहीं है, सबके लिए समान लॉज हैं और सबके लिए समान जुडिशरी है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। उसमें पूछा था कि रूल ऑफ लॉ की क्या, रूल ऑफ लॉ से आप क्या समझते हैं, तो ये सब चीज़ें रूल ऑफ लॉ में आती हैं। एक और पीवाईक्यू है कि शायद ये यूपीएससी का है कि सबसे अच्छा सेफगार्ड क्या है लिबर्टी का, तो उसका आंसर होगा सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है जी। ये जो हमने कंटेंट क्रिएट किया है ना, ये घटना चक्र पे आधारित है, इसीलिए आप बीच में ना पॉइंट्स देखेंगे जो घटना चक्र में जो पीवाईक्यूज दे रखे हैं उससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये पीडीएफ पढ़ ली, लेक्चर देख लिया, तो आप घटना चक्र सॉल्व करने की स्थिति में हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। जैसे कि हमने देखा था 12 to 35 हैं, आर्टिकल 12 और 13 की बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी की। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी है, जिसमें ये इंश्योर करता है लीगल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कैसे करता है, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 में ये दो कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। कौन से, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमने यूके से लिया है, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, और जो ये है ये अमेरिकन कंसेप्ट है, ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि आप एक लॉ के सामने सब इक्वल हैं, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मोर प्रोग्रेसिव है, क्योंकि ये बोलता है कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, ठीक है। या आप सेम लॉ उन लोगों पे लगा सकते हैं जो कि सिमिलरली सिचुएटेड है, जिनके सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं, ठीक है। जिसके सर्कमस्टांसेस सिमिलर हैं उसके लिए लॉ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए। जब हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं ना, तभी हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, तभी हम सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात कर सकते हैं, तभी हम रिजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड नहीं हैं उनको हमें बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए कुछ तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ओनली लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, राइट। तो ये हुआ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में अंतर, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल 14 है ये सिटीजन्स पर भी लागू होता है और फॉरेनर्स पर भी लागू होता है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स विच आर ओनली एप्लीकेबल या ओनली अवेलेबल टू सिटीजन्स, वो कौन से हैं। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। इसको रट जाओ, बीपीएससी ने तो इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या आर्टिकल 14 इसमें है, नहीं है ना, तो यानी कि सिटीजन्स पर भी लागू होता है और फॉरेनर्स पर भी लागू होता है। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में इनहेरेंट है, इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अब हम बात एक और पीवाईक्यू आ चुका है कि जो आर्टिकल 14 है वो लेजिस्लेटिव लिमिटेशन है, मतलब इट लिमिट्स लेजिस्लेटिव पावर। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत
कोई भी आप आर्बिट्ररी लॉ नहीं बना सकते हैं, आप कोई भी आर्बिट्ररी लॉ नहीं बना सकते हैं। अगर आप कोई भी आर्बिट्ररी लॉ बना रहे हैं तो वो आर्टिकल 14 का खंडन है, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब हम चलते हैं आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 जो कि है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये क्या बोलता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली सिटीजन्स। ये मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि 15, 16, 19, 29, 30 ओनली फॉर सिटीजन्स, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं। कौन कौन से हैं जी? एक है आर्टिकल 15 क्लॉज 4। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लेकर आया, और ये है क्या कि आप स्पेशल प्रोविजंस रख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससीज और एसटीज के लिए। अब इसका ट्रिगर क्या था? कई बार पूछ लेता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट किस केस के तहत था, तो वो था चंपकम दुराई राजन केस, ठीक है जी। दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ये किसने ऐड किया? ये 93rd अमेंडमेंट 2005 के तहत ऐड किया गया, ठीक है। इसमें बेसिकली जो 27% रिजर्वेशन है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फॉर ओबीसीज, उसकी बात ये करता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब जो ये वाला है, जो ये है रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी इंक्लूडेड है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन लागू होगा, बट ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में लागू नहीं होगा। क्यों? ये हम आर्टिकल 30 में आपको पता चलेगा। बिकॉज माइनॉरिटीज़ हैव द राइट कि वो अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को मैनेज कर सकें, इस्टेब्लिश कर सकें, एडमिनिस्टर कर सकें, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन है इसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं इंक्लूडेड होते हैं। आगे चलते हैं आर्टिकल 16 की तरफ। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जैसे 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 बोलेगा कि देयर शुड बी इक्वालिटी। दूसरा, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। 16 क्लॉज 4 जो है वो रिजर्वेशन की बात करेगा, अगेन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ये है ना रिजर्वेशन इन प्रमोशंस की बात करता है फॉर एससीज एंड एसटीज। और ये जो है ना ये 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 के तहत आया है, ठीक है। ये भी PYQ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो कि PYQs हैं कि जब ये हम 16 क्लॉज 4A की बात करते हैं ना तो हमें 16(4)A को आर्टिकल 335 के अकॉर्डेंस में पढ़ना चाहिए। ये क्या कहता है कि आप रिजर्वेशन दे तो सकते हैं लेकिन बशर्ते वो एफिशिएंसी को अफेक्ट ना करे, एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन को अफेक्ट ना करे, आप ऐसे रिजर्वेशन दीजिए। तो ये एफिशिएंसी आर्टिकल 335 आप याद रखेंगे। एंड माइंड यू, एफिशिएंसी है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 16(4)A शुड बी रेड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 335 बट द वर्ड एफिशिएंसी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी M नागराज केस 2006 में कि ठीक है प्रमोशनल रिजर्वेशन आप दीजिए लेकिन आप एफिशिएंसी का भी ध्यान रखिए, ठीक है। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे जो कि अगेन PYQ बेसिस पर है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये जो है ना, ये जो आया है ये एक रणधीर सिंह केस हुआ उसके बेसिस पर आया है। और इसने क्या बोला ना कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये आप प्रियम्बल में देख सकते हैं क्योंकि प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। आप आर्टिकल 14 को देख सकते हैं, आप आर्टिकल 16 को देख सकते हैं और आप आर्टिकल 39D को देख सकते हैं।
और इस तरीके से आप डिराइव करेंगे कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है ये फंडामेंटल राइट है। तो ये जुडिशली डिराइव्ड कंसेप्ट है, ये जुडिशली डिराइव्ड कंसेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम आएंगे, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट की तरफ हम आएंगे। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब कई बार क्वेश्चन आता है, शायद ये बीपीएससी का ही है, कि जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है। तो आप याद रखेंगे कि ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, जो कि आर्टिकल 14 to 18 है और आर्टिकल 17 इसी के अंडर आ रहा है। तो ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ये क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना है। अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है, देखो दे भी रखा है कि ये राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। ठीक है, ये भी है कि अनटचेबिलिटी ना एक इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस, क्योंकि ये रूटेड है रिलीजियस और सोशल हायरार्की में। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। अब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक हमें एक्ट भी याद रखना है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में लाया गया था। ठीक है जी, अब आते हैं नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बेसिकली ये सब टाइटल्स को एबॉलिश करता है। पहले राजा महाराजाओं को बहुत टाइटल्स मिला करते थे ना, तो वो क्योंकि अगर आप किसी को टाइटल दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको अपर पेडिस्टल पर रख रहे हैं। तो ये राइट टू इक्वालिटी का खंडन हुआ ना, कि आप सब इक्वल कहाँ हुए। तो इसीलिए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबॉलिश करता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मिलिट्री राइट्स और एकेडमिक टाइटल्स, कि आपको मिलिट्रिकली टाइटल्स मिल सकते हैं और एकेडमिक टाइटल्स मिल सकते हैं, बाकी टाइटल्स एबॉलिश करता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा राइट टू इक्वालिटी। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे फंडामेंटल राइट की तरफ, जो कि है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल्स 19 to 22 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 19 की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स दे रखे हैं। 6 फ्रीडम्स दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? एंड माइंड यू, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, पहले एक 19(1) एफ भी था, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने अबॉलिश कर दिया था। 19 क्लॉज 1, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से 6 फ्रीडम्स दे रखे हैं। सबसे पहले स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। दूसरा असेंबली है, कि आप पीसफुल विदाउट आर्म्स आप असेंबल कर सकते हैं। आप एसोसिएशन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, आप मूव कर सकते हैं थ्रू आउट इंडिया, रिसाइड कर सकते हैं, सेटलमेंट कर सकते हैं इन इंडिया, एंड कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस या न्यूज़पेपर आपको दे दिया जाएगा, तो आप क्या टिक करेंगे? स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। ठीक है, ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये सकल पेपर्स करके एक केस हुआ था, उसके तहत ये डिराइव हुआ कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के तहत आता है। दूसरा जो ये है राइट टू नेशनल फ्लैग को होइस्ट करने का जो राइट है, ये भी आपका 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में आता है। ठीक है, दूसरा आप असेंबल कर सकते हैं, लेकिन आपको वायलेंट प्रोटेस्ट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। हम देखते हैं ना कि कुछ भी हो जाता है तो लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं, लेकिन इट शुड बी ओनली पीसफुल प्रोटेस्ट, वायलेंट प्रोटेस्ट अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जो ये बहुत बार पूछता है, ये बीपीएससी भी बहुत पूछता है कि फंडामेंटल राइट्स में ना क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शंस को ना आपको ध्यान से देखना है। तो ऐसे ही जब हम आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करते हैं ना, तो ये हमें यही बताता है कि
किन किन ग्राउंड्स पे हम रिस्ट्रिक्शंस दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जिसमें आता है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट। तो ये सब क्या है ना, ये ग्राउंड्स हैं कि जिस पे आप आर्टिकल 19 को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये एक PYQ है कि क्या अनबिकमिंग क्रिटिसिज्म क्या एक ग्राउंड है जिसमें आप इस आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो नहीं जी, ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है। ओनली दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट वन विच इज आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉ। जो प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल लॉ पे ना 3 प्रोटेक्शंस आपको मिलते हैं आर्टिकल 20 में, ठीक है। एक है एक्स पोस्ट फैक्टो, एक है डबल जियोपार्डी और एक है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या है ना, एक्स पोस्ट फैक्टो है कि कोई भी आप रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने 2012 में कोई एक्ट किया जो कि उस टाइम पे क्राइम नहीं था, ठीक है, लेकिन 2026 में आके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई अब ये क्राइम है, तो क्या अब आपको उसकी सज़ा मिलेगी? नहीं जी, आपको उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। तो यही होता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा डबल जियोपार्डी, मतलब आपने अगर किसी क्राइम के लिए एक बार पनिशमेंट दे दी तो दे दी, अब आप इसको दोबारा पनिश नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा है सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप किसी को कंपेल नहीं, अब पुलिस आ जाए कि बोले कि नहीं तू मान तूने क्राइम किया, अरे भाई मेरा राइट है, आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्टिकल 20 जिसमें 3 प्रोटेक्शंस मिलते हैं। अब एक ना आता है कि वायलेंस इन कस्टडी या राइट अगेंस्ट टॉर्चर। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर है ना, वो आर्टिकल 20 का पार्ट नहीं है। इट इज़ नॉट अंडर आर्टिकल 20 बट इट इज़ अंडर आर्टिकल 21। ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है जी। आगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे। इसमें क्या है कि आपको एक डिसेंट लाइफ जीने का अधिकार है, और ये बहुत ही एकदम बहुत एक्सपेंडेड आर्टिकल है। इसके अंदर बहुत सारे जजमेंट्स के अंडर हमें राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। पहला ही इम्पॉर्टेंट है कि एक मनेका गांधी केस हुआ था 1978 में, आप ये याद रखेंगे। अच्छा, ये मनेका गांधी केस में बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि इसमें एक तो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड हमें पता चला कि ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडिया में लागू किया गया, ठीक है। तीसरा ना इन्होंने एक गोल्डन ट्रायंगल दिया। गोल्डन ट्रायंगल क्या है भाई, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, यानी कि ये ट्रिनिटी है, ये एक्सक्लूसिव नहीं है एक दूसरे से। ये आप कोहेरेंस में ही पढ़ेंगे, किसको, आर्टिकल 14 को, 19 को और 21 को। तो ये इन्होंने गोल्डन ट्रिनिटी का भी कंसेप्ट दिया, और ये हमें मिला मनेका गांधी केस में। अब प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस, पहले हमारे पास प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, मतलब अगर कोई भी आप ऐसे देखेंगे कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है, तो अगर उसने सही प्रोसीजर फॉलो किया है, ठीक है, तो कोर्ट मान लेगा कि भाई हाँ ठीक है, लॉ सही प्रोसेस से लाया गया है तो ये ठीक है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या करता है ना, ये देखता है कि क्या लॉ इनहेरेंटली ठीक है, ठीक है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव, क्या वो खुद में जस्टिफाई है। तो पहले हम सिर्फ प्रोसीजर को देखा करते थे कि अगर सही प्रोसीजर से कुछ चीज़ लाई गई है तो वो ठीक है, लेकिन अब हम उसके कंसेप्ट को भी देखते हैं कि इनहेरेंटली क्या लॉ जस्टिसेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये रही बात आर्टिकल 21 की। इसमें ना कुछ लॉ जो हमने ऐड करे हैं, कुछ राइट्स जो हमने ऐड करे हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मनेका गांधी केस में ये हमने देख लिया कि मनेका गांधी केस में 1978 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पुट्टा स्वामी केस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया। एक गोविंद केस हुआ जिसमें प्राइवेसी को, अच्छा ये वाले जो है ना ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि गोविंद केस में क्या हुआ था, प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज किया गया। चमेली सिंह केस में शेल्टर का राइट मिला। सतवंत सिंह केस में हमें ट्रैवल अब्रॉड का, जो कि
मेनका गांधी केस में भी हमें देखा कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अंडर आर्टिकल 21 एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो ये एक बार आप PDF में जाके देख लेंगे, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे एक आर्टिकल 21A की बात। आर्टिकल 21A बेसिकली राइट टू एजुकेशन है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन, और ये 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत लाया गया था, ठीक है। ये कब इफेक्ट में आया ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये BPSC का PYQ है, तो हम इसे याद रखेंगे कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को इफेक्ट में आया था, और इसका जो ओरिजिन केस था ये हम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, उन्नी कृष्णन केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस 1993। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन का केस है, आर्टिकल है, ठीक है। इट इज़ एप्लीकेबल टू यस सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। नाउ आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि भाई अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है तो आप उसको पहले तो बताएंगे आप उनको किस ग्राउंड पर अरेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप उनको ये इजाज़त देंगे कि वो अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकें। एक क्लॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विदिन 24 आवर्स उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन ये जो लॉ है ना ये प्रिवेंटिव डिटेंशन पर नहीं लागू होता है, क्योंकि अभी देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन ये बोल भी रखा है आर्टिकल 22 क्लॉज 4, इसमें ये बोल रखा है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन आप किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ओनली फॉर 3 मंथ्स आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 22 में। आप आगे बढ़ेंगे, ये सब एक समरी टाइप्स दे रखा है, ये आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 23, 24 जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल्स 23 to 24 दे रखा है। नाउ इसमें क्या है ना, इसमें बेसिकली ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इसको अबॉलिश करा गया है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि भाई ट्रैफिकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, बेगार इज़ प्रोहिबिटेड, और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर इज़ प्रोहिबिटेड। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी इंसान को खरीद या बेच रहे हैं, या इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। बेगार मतलब अगर आपने किसी का लेबर तो ली लेकिन आपने उसको पे नहीं किया और आपने उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर आपने उससे काम करवाया, ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 29 और 30 फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों पर लागू होता है। तो ये यहाँ पर दे रखा है कि ये दोनों पर एप्लीकेबल है। प्लस ये जो है ना ये एब्सोल्यूट एबोलिशन है, ठीक है, ये भी PYQ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आर्टिकल 24 जो कि चाइल्ड लेबर की बात करता है। ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ हैजार्डस सिचुएशन, क्या आप हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में ही प्रोहिबिट करता है, ये फैक्ट्रीज, माइंस हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई होता है, ठीक है। तो हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट को ही प्रोहिबिट करता है एंड इट इज़ ऑल्सो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ठीक है। एक ये PYQ दे रखा था तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि ICCPR इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो आर्टिकल 24 है ये भी चाइल्ड राइट्स की बात करता है, और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें भी जो आर्टिकल 24 है वो भी चाइल्ड राइट्स की बात करता है। तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, आप बाद में PDF में जाके पढ़ लीजिएगा। नाउ moving forward to our next fundamental right which is right to freedom of religion article 25 to 28। अभी तक हम right to equality की बात कर चुके हैं, right to freedom की बात कर चुके हैं, तीसरा right against exploitation की बात हम कर चुके हैं, और अब हम आ गए हैं right to freedom of religion article 25 to 28 पर। इसमें क्या है, ये हमें बेसिकली ये यहाँ से आप जब भी आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वो जो कंसेप्ट आया है हमारे पास वो इसी से आया है,
कि हमें इजाज़त है, हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। यही आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। आप कोई भी रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, बट माइंड यू, राइट टू कन्वर्जन, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, आप प्रोफेस कर सकते हैं, आप अपने बिलीफ को डिक्लेयर कर सकते हैं, आप उसके रिचुअल्स परफॉर्म कर सकते हैं, आप उस रिलीजन को स्प्रेड भी कर सकते हैं, पर आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कन्वर्ट करने के लिए। इसके रिस्ट्रिक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्योंकि ना यहाँ पे हेल्थ भी एक फैक्टर है, मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर, दीज आर द 3 ग्राउंड्स जिसमें आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 26 है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस का राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, दे कैन ओन प्रॉपर्टी एंड एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी। आप देख रहे हैं जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर्टी का राइट है, ये फंडामेंटल राइट है इनका, लेकिन हमारे पास राइट प्रॉपर्टी वाला नहीं है, वो हमारा लीगल राइट है। ठीक है, इसके भी रिस्ट्रिक्शंस के जो ग्राउंड है वो सेम है कि ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के बेसिस पे आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नाउ आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेशन। इसका मतलब क्या है कि भाई आप ना किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि मुझे इस रिलीजन को प्रमोट करना है तो आप टैक्स दीजिए। मतलब गवर्नमेंट हमें टैक्स नहीं कर सकती टू प्रमोट एनी सिंगल रिलीजन। ठीक है, क्योंकि भाई हम एक सेक्युलर नेशन है, प्रीएम्बल में मेंशन्ड है, राइट। नाउ आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस पे बात करता है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन होली स्टेट फंडेड है तो आप उसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन वो एक किसी ट्रस्ट के अंडर है तो आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। बट थर्ड क्लॉज क्या बोलता है कि आप किसी भी इंसान को ना फोर्स नहीं कर सकते उसके कंसेंट के बिना कि आप जाओ और उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अटेंड करिए। ठीक है, तो ये रही बात आर्टिकल 28 की। अब हम चलेंगे आगे और हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, जो कि आर्टिकल 29 to 30 दे रखे हैं। आर्टिकल 29 and 30 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल राइट्स। ये पता है क्या बोलता है? ये बात बोलता है कि अगर किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स का लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर डिस्टिंक्ट है तो भाई उसके पास राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सके। यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि इट इज़ नॉट लिमिटेड टू माइनॉरिटीज़, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू माइनॉरिटीज़, क्योंकि वो कोई भी एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मेजॉरिटी वाला सेक्शन भी तो हो सकता है, लेकिन अगर उसका कोई डिस्टिंक्ट कल्चर, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज है तो वो उसको कंजर्व कर सकता है। और no citizen shall be denied admission into state-funded or state-maintained institution on grounds of religion, race, caste or language। ठीक है, यानी कि ये जो 29(2) है ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, अगर हम बात करें आर्टिकल 30 की तो आर्टिकल 30 राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ है। यहाँ पे ये एक्सप्लिसिटली सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए है। और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है। माइनॉरिटीज़ हैव राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड टू एडमिनिस्टर देम। अब समझ में आया कि जब हम देख रहे थे कि आप एडमिशन दे सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे रिजर्वेशन की जब हम बात कर रहे थे, लेकिन हमने उसमें माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक्सक्लूड कर दिया था। तो यही उसका इंटरलिंकेज है। ठीक है, 30 क्लॉज 1 है कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है स्टेट तो उसको एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। एंड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन ग्रांट ऑफ एड ऑन ग्राउंड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इज माइनॉरिटी मैनेज्ड। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 का कैसे लिंकेज है आर्टिकल 30 के साथ। ठीक है जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, जिसको अंबेडकर जी ने बोला था कि ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछते हैं कि आर्टिकल 30
बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने बोला था? तो वो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। और ये है क्या? इसका मतलब है कि आप अगर इट एंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, ठीक है, कि आपका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आप उसको प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने की, ठीक है, और ये हाई कोर्ट के पास पावर भी है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो रिट्स का है। सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन सी रिट्स हैं? देखिए, सबसे पहले हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस बोलता है टू प्रोड्यूस द बॉडी, मतलब अगर आपने किसी को डिटेंशन में रख रखा है, ठीक है, तो आप पहले उसको प्रोड्यूस करिए, ठीक है। ये इसका ये है हेबियस कॉर्पस का मतलब। और इसका पर्पस क्या है कि आप किसी ने इलीगल डिटेंशन ना करा हो तो कोर्ट कैन ऑर्डर टू प्रोड्यूस पर्सन, और अगर वो इलीगल है तो उसको इमीडिएट रिलीज करा जाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी जो रिट है वो है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, मतलब जो कोर्ट है वो किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, गवर्नमेंट को, ट्राइब्यूनल को, कॉरपोरेशन को ये डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आप अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करिए, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं इशू कर सकते हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल को ये रिट नहीं इशू करी जा सकती है, ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही इशू करी जा सकती है। तीसरी है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब टू फॉरबिड। अगर कोई भी लोअर कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है तो जो हायर कोर्ट है वो बोल सकता है कि भाई आप एक्सीड कर रहे हैं अपनी पावर्स को, इतनी पावर्स नहीं है आपके पास। सर्श्योररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यार इतना तो या तो लॉ में कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई एरर है, या वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सीड कर रहा है, तो वो या तो केस को ट्रांसफ़र कर सकता है या ऑर्डर को क्वेश कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रिवेंटिव भी है और प्लस ये एक उसको सॉल्व भी कर रही है कि भाई आप अब ये ऑर्डर नहीं रहा या फिर ये केस को आप ट्रांसफ़र कर दो। लेकिन जो प्रोहिबिशन है ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव नेचर की है कि सिर्फ फॉरबिड कर रही है, ठीक है। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अगर कोर्ट आपसे पूछ रहा है कि भाई आपके पास किसने अथॉरिटी दी कि आप इस पब्लिक ऑफिस में आए, तो ये क्या हुआ, ये को वारंटो हुआ। और ये ना कोई भी एनीवन कैन फाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन, नॉट ओनली कोर्ट्स बट एनीवन कैन फाइल, ठीक है ना। सो ये सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल 32 कब सस्पेंड होता है, आर्टिकल 359 जो कि प्रेसिडेंट सस्पेंड करता है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। फंडामेंटल राइट का गार्जियन कौन है? तो ये जुडिशरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। ओके, हाँ, ये कुछ कोट्स दे रखे हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आर एंड्योरिंग गारंटीज एंड दे आर नॉट टेम्पररी प्रोविजंस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या बोला था कि दीज आर द प्लेजेस टू अवर पीपल एंड अ पैक्ट विद द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 44th, 77th, 86 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 93rd भी बता चुकी हूँ। ये सारे केसेस भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मतलब मैं ये इंश्योर कर रही हूँ कि कुछ भी छूटा ना हो, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स पे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ बीपीएससी के क्वेश्चंस को कवर करूँगी। बाकी जो घटना चक्र में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपका होमवर्क है कि आप जाइए और उनको सॉल्व करिए, ठीक है। नाउ, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन्स। बताया था आर्टिकल 12 to 65 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस
to constitutional provisions over the laws made by the Union Parliament or state legislatures. आर्टिकल 13 में तो बोला गया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज नहीं कर सकता है कोई भी लॉ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी में जो आया हो, व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ. तो रूल ऑफ लॉ का ये मैंने बताया था, वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल. ठीक है. नाउ और कोई क्वेश्चन. या अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश. आर्टिकल 17 जो कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है. Which article of the Constitution of India is related to freedom of press? To be precise, Article 19, Clause 1, Clause A. और इसी में ही नेशनल फ्लैग को होइस्ट करने का भी प्रावधान है. आर्टिकल 19, Clause 1, Clause A. Now, when was the right to education added through the amendment in the Constitution of India? ठीक के बताया था 1 अप्रैल 2010 में राइट टू एजुकेशन इन्फोर्स हुआ था. तो ये वही पूछा गया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है, लीगल राइट है, और ये सब नहीं है. राइट टू एजुकेशन ही फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21A के तहत. और कोई क्वेश्चन. या Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution, Supreme Court and the High Court? क्योंकि आर्टिकल 32 और 226 के तहत इनको रिट्स इशू करने की पावर है. ऑल कोर्ट्स नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के पास नहीं है, ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. Which one of the following constitutional remedies is also known as post-mortem? तो ये सर्श्योररी है, ये मैंने आपको नहीं बताया था वीडियो में, तो अब आप ये लिख लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे कि सर्श्योररी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है. एनी अदर क्वेश्चन. आई गेस इतना. अच्छा, ये भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स. ये मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ही सिटीजन्स के लिए हैं, बाकी सब और सबके लिए भी है. ठीक है. तो इससे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये सबके लिए हैं. A British citizen staying in India cannot claim right, freedom of religion, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 19 Clause 1 Clause T का है और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है. इट वॉज अ गुड क्वेश्चन. ओके, सो दैट वॉज इट. दीज वर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन BPSC CCE. बाकी आप घटना चक्र के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे. And that's it for the video. I'll see you in the next one.